नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार अनुराग ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो अभ्यर्थी दे रहे हैं और जो अभ्यर्थी कला वर्ग से संबंधित है। उसमें कला वर्ग में जैसा कि हम जानते हैं कि 60 मार्क्स का कला वर्ग का सेक्शन होता है और 30 मार्क्स का मनोविज्ञान, 30 मार्क्स का हिंदी, 30 मार्क्स का इंग्लिश होता है। तो जो 60 मार्क्स का कला वर्ग है उसकी तैयारी किस प्रकार करें, कहाँ से करें, क्या पढ़ें और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एग्ज़ाम में हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं और हमें मार्क्स दिला सकती हैं। तो इसी श्रृंखला में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो 60 मार्क्स का सिलेबस है उसमें हमें पता है कि अगर हम उसके विषय वस्तु की बात करें सामाजिक अध्ययन की, तो उसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, पर्यावरण अध्ययन, गृह शिल्प, गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा एवं खेल, संगीत, उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण, अध्यापन संबंधी मुद्दे इत्यादि चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इसी श्रृंखला में हम आज के सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं नागरिक शास्त्र से। मेरा यह प्रयास रहेगा कि नागरिक शास्त्र हो या भूगोल हो, कला वर्ग के जो 60 क्वेश्चन हैं उसमें मैं परीक्षा उपयोगी ऐसे तथ्यों को आपको तैयार कर दूं कि यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आप ढूंढ रहे हैं कि कला वर्ग का संपूर्ण कंटेंट हमें एक जगह मिल जाए, तो आपको इसी वीडियो में या इसी तरीके के जो इस श्रृंखला के आगे वीडियो आएंगे उसमें आपको यह सारे विषय वस्तु मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नागरिक शास्त्र से। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर हम नागरिक शास्त्र की बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए हमारा सिलेबस दिया गया है, उसमें अगर हम बात करते हैं नागरिक शास्त्र के विषय वस्तु की हम बात करते हैं तो नागरिक शास्त्र में आप देख सकते हैं हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज, रहन सहन, ग्रामीण व नगरीय सुशासन, इस प्रकार से कुछ 9-10 टॉपिक दिए गए हैं जो कि नागरिक शास्त्र के विषय वस्तु में आते हैं। तो इसमें हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, अगर आप विषय वस्तु पर जाते हैं, सिलेबस में जो दिया गया है हम और हमारा समाज, यानी हमारा समाज कैसा है, किस प्रकार के लोग रहते हैं, भारत विविधताओं का देश है, बहुत सारे धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, बहुत सारे लोग गाँवों में निवास करते हैं, बहुत सारे लोग शहरों में निवास करते हैं, बहुत सारे नेता, मंत्री और कर्मचारी वर्ग भी निवास करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी विविधताओं की बात की गई है, परंतु परीक्षा उपयोगी तथ्य यह सारे नहीं हैं। परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आएगा हम उसकी तैयारी करते हैं। तो हम अगर शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, तो नागरिक शास्त्र में जो नागरिकों के लिए हमारे एक संविधान बनाया गया है, जो नागरिकों के लिए एक शास्त्र बनाया गया है जिसे हम संविधान के रूप से जानते हैं, उसकी अवधारणा का जन्म कहाँ से हुआ, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ और इसमें कौन कौन सी परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना ज़्यादा समय लिए हुए इस विषय वस्तु की हम शुरुआत करते हैं। तो कि सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं संविधान की, तो हम वैसे तो प्रारंभ काफ़ी पहले से ये बातें होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर उद्देश्य शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे जिन अभ्यर्थी जिनके पास कम समय भी है और कम समय में वो ऐसे तथ्यों को कवर कर लें जहाँ पर उन्हें एग्ज़ाम में प्रश्न मिले, तो मैं उसी श्रृंखला में आपको ये वीडियो समर्पित कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार ज़रूर दीजिएगा ताकि आगे ही इस श्रृंखला को और बढ़ाया जा सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, अगर हम नागरिक शास्त्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो संविधान को जानने से पहले, संविधान नाम का किताब जो है, संविधान की जो किताब है उसको जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि संविधान की किताब को बनाने में वह संविधान सभा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और संविधान सभा को जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि आखिर इसका प्रारंभ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये बात प्रारंभ होती है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, 1947 जैसा कि हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था और हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। मेरा ये दावा है, यदि आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ समय के बाद आपका मन इस वीडियो में निश्चित लग जाएगा और आप इससे हट नहीं पाएंगे और आगे इस श्रृंखला को देखते हुए आप पूरे कला वर्ग में 60 में से कम 55 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो बने रहें मेरे साथ। तो प्रारंभ करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो इसकी प्रारंभ 1947 से होती है। देखिए, 1947 के काफ़ी पहले से ऐसी चीज़ें, ऐसी वातावरण पनपने लगा था कि हमारे भारत देश में स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई थी और इन्हीं स्वतंत्रता की मांग को देखते हुए अंग्रेज भी धीरे धीरे ये जान गए थे कि अब भारत देश को आज़ाद करने का वक्त आ गया है, अब भारतीय लोग आज़ादी लेके ही रहेंगे। और इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में अगर हम बात करते हैं तो इसी श्रृंखला में आप देख सकते हैं कि 1947 आते आते 1947 में
जो भारतीय संसद थी, जो उस समय की संसद थी, उस समय का जो गवर्नमेंट थी, चूँकि अंग्रेज़ों का शासन था, तो 1946 से 47 तक ऐसी जब बातें पनपने लगी तो 47 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया 4 जुलाई 1947 को, यानी 4 जुलाई 1947 को कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और जो कि स्वीकृत हो गया 18 जुलाई 1947 को। अब देखिए ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या था। एक्चुअली में यह एक प्रकार का अधिनियम था जिसमें इन बातों का उल्लेख किया गया था कि भारत पाकिस्तान 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। दोनों अपने अपने संविधान का, देखिए ऐसी मांग होने लगी थी कि भारत को अब अलग राज्य बना दिया जाए, और उसी समय चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ़ी समर्थन कर रही थी, जिन्ना काफ़ी समर्थन कर रहे थे, और मुस्लिम लीग ये मांग कर रहा था कि अलग पाकिस्तान राज्य की भी मांग करी जाए। तो अंग्रेज़ों के सामने ऐसी बातें काफ़ी आ रही थी। उसी श्रृंखला में यह घोषणा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में जब यह 4 जुलाई 1947 को उस समय के ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, तो वहाँ पर इसको स्वीकृति मिली 18 जुलाई 1947 को, और इसमें यह बात कही गई कि भारत पाकिस्तान 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। देखिए यहाँ पर अधिराज्य वर्ड से आप कंफ्यूज मत होइएगा। अधिराज्य का मतलब ये है कि जब हम इंटरनेशनल समुदाय की बात करते हैं तो वहाँ पर देश को राज्य कहकर संबोधित किया जाता है। तो भारत जैसे पूरा विश्व एक देश है और भारत उनमें से एक राज्य है। अंग्रेज हमेशा ये मानते थे कि हमारी पूरी दुनिया पे हुकूमत है, सारे हमारे अधीन हैं, सारे हमारे राज्य हैं। तो इस प्रकार से भारत पाकिस्तान 2 अधिराज्यों की स्थापना होगी, ऐसा इस स्वतंत्रता अधिनियम में कहा गया था। दोनों अपने अपने संविधान का निर्माण करेंगे, भारत और पाकिस्तान दोनों अपने संविधान का निर्माण करेंगे, और संविधान सभा का गठन होगा जो संविधान निर्माण के प्रति उत्तरदायी होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया, और उससे ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग राज्य बना, अलग देश बना। तो इस प्रकार से 15 अगस्त 1947 को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हमसे ठीक एक दिन पहले उनका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इस अधिनियम में कुछ बातें, मुख्य बातें मैंने आपको बताई कि भारत पाकिस्तान 2 राज्यों की स्थापना की जाएगी, दोनों अपने अपने संविधान का निर्माण करेंगे, संविधान सभा का गठन होगा जो संविधान निर्माण के प्रति उत्तरदायी होगा, तो इस प्रकार से यह बातें इस स्वतंत्रता अधिनियम में कही गई। अब जब इस अधिनियम में यह बातें कह दी गई थी तो यहाँ पर मुख्य बात आप देख सकते हैं, कहा गया कि एक सभा बनाई जाएगी, जो सभा संविधान यानी संविधान नामक पुस्तक जिसका निर्माण करेगा, जिससे ये देश चलेगा, उसके लिए एक संविधान सभा का पहले कुछ लोगों को गठित किया जाए जो संविधान के प्रति उत्तरदायी होंगे, संविधान नामक किताब को बनाने के प्रति उत्तरदायी होंगे। तब यहाँ से संविधान सभा की बात शुरू होती है। तो इस प्रकार कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर उस समय एक कैबिनेट मिशन डेवलप किया गया जिसमें 3 लोग थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, LB अलेक्जेंडर। ध्यान रखिए एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो एक कैबिनेट मिशन का गठन किया गया जिस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और LB अलेक्जेंडर। यह 3 जो लोग थे, यह जुलाई 1946 में इसका गठन हुआ। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ जिस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, और इन 3 लोगों ने संस्तुति दी कि संविधान सभा का गठन किया जाए जो कि संविधान को बनाएगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संविधान, ऐसा नहीं है कि जुलाई 1946 में पहली बार संविधान सभा की बात करी गई थी, उस संविधान सभा की जो कि संविधान को बनाएगी। अगर हम आगे देखते हैं तो संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। यानी इससे पहले 1924 में भी एक बार स्वराज पार्टी ने ऐसे मत प्रस्तुत किया था, ऐसे विचार दिए थे कि संविधान सभा बनाई जाए जो हमारे देश का संविधान बनाए और उसी के हिसाब से हमारा देश चले। देखिए ऐसा नहीं कि 1946 में ही ऐसा हुआ था कि देश आज़ाद हो जाएगा, काफ़ी पहले से ये प्रक्रिया चल रही थी। धीरे धीरे अंग्रेज 19वीं सदी आते आते जानने लगे थे कि अब तो आज़ाद करना पड़ेगा, भारत देश को जल्द ही आज़ाद करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो उस समय की राजनीतिक दल थे या उस समय के जो क्रांतिकारी दल थे, उन्होंने भी यह निर्णय लेना शुरू कर दिया था कि देश आज़ाद होगा तब कैसे चलेगा, उसकी प्लानिंग उन्होंने पहले से स्टार्ट कर दी थी। तो संविधान की रचना है, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में किया था। और उस समय जब संविधान सभा का गठन किया गया, अब देखिए वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको यहाँ पे एक मैं याद रखने के लिए मैंने आपको ये बताया है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी ये पूछ दिया जाता है। तो
उस समय की अगर हम बात करते हैं, संविधान सभा की बात करते हैं, तो संविधान सभा का जब गठन जुलाई 1946 में हुआ तो उस समय कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई। और इस यानी कुल सदस्य जो उस समय थे वो 389 थे, जो कि इसमें से देखिए तमाम सदस्य देसी रियासतों से थे और कुछ सदस्य जो है और राजनीतिक दलों से थे, कुछ महिला सदस्य भी थे, कुल 15 महिला सदस्य थी। इस प्रकार से इसमें तमाम सदस्यों की गणना की गई थी। मैं यहाँ पर आपको उतना ही बता रहा हूँ जितना कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के कला वर्ग के अभ्यर्थियों को जानने के लिए अनिवार्य है। तो मैं बहुत विस्तृत में नहीं जानता हूँ, आप इतना जानिए, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। अब देखिए 9 दिसंबर, अब जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और उसमें काफ़ी बातचीत शुरू हुई, प्रारंभ हुई, तमाम चीज़ें बनाई गई और उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। ये पूछा जाता है प्रश्न कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक न्यू दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई 9 दिसंबर 1946 को, इसे ध्यान रखिए। और इसी बैठक में जो उस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं को सभा का अस्थाई सदस्य चुना गया। तो पहला अस्थाई सदस्य जब पूछा जाता है, पहला सदस्य कौन चुना गया, तो अब भी आपको ये ध्यान रखना है। और जब आपसे ये पूछा जाए पहला अस्थाई सदस्य कौन था, तब भी आपको ध्यान रखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। और यह बात है, अब देखिए, यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में, और इसी दिन संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। याद आपको ध्यान रखने, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 1946 को, इसके ठीक 3 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के हमारे राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुन लिया गया उसी संविधान सभा का। और 13 दिसंबर 1946 को, ये डेट तीनों आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसी उद्देश्य प्रस्ताव के साथ कार्यवाही संविधान सभा की प्रारंभ हुई। उस संविधान सभा की जो कि संविधान के निर्माण के प्रति उत्तरदायी होगी, संविधान नामक पुस्तक के बनाने के प्रति उत्तरदायी होगी। 22 जुलाई 1947 को नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। और जब 22 जुलाई 1947 को, अब देखिए आप यहाँ से देखिए, जुलाई 1946 में गठन हुआ और धीरे धीरे प्रक्रिया चलते चलते 22 जुलाई 1947 को नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। और प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। जब प्रस्ताव, नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तो उसके बाद तमाम समितियों की नियुक्ति की गई। अब देखिए समितियों की आवश्यकता क्या थी, चूँकि संविधान, जैसा कि हम सभी जानते हैं, संविधान बनाने में बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे तथ्यों को लिखा गया, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जैसा कि हम जानते हैं 395 आर्टिकल्स हैं। मैं आगे इसके बारे में चर्चा करूंगा। 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां हैं, अब बढ़ के 12 अनुसूची हो गई हैं, 25 भाग हो गए। इस प्रकार से जो संविधान में इतनी चीज़ों को संकलित किया गया है, तो वह कोई एक व्यक्ति के बस में वह बात नहीं थी कि ऐसा हो सके। इसलिए इसमें कई समितियों का गठन किया गया और उन समितियों को अलग अलग उत्तरदायित्व दे दिए गए कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे। इस प्रकार से तमाम समितियों का गठन किया गया। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका प्रारंभ किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अगला, इसी श्रृंखला में जो अगला वीडियो आएगा वहाँ पर हम समितियों के बारे में और फर्दर आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपका इससे संबंधित कोई सुझाव है, कोई विचार है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिए। और ऐसे ही वीडियो लगातार अगर आप चाहते हैं कि मैं कला वर्ग के वीडियो लेके आऊँ आपके समक्ष, जिसमें आपको सारे प्रश्न मिल जाएँ कला वर्ग से संबंधित, तो आप कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।